नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है 10 दिसंबर को जो है एचपीपीएससी कंडक्टर का एग्जाम कंडक्ट करने वाली है और उसने सिलेबस भी बता दिया है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाली है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको इस बार पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स हो गए। तो इन जगहों से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके जो है इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है जो कंडक्टर लाइसेंस है वो कौन सी सेक्शन के अंडर मिलता है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट का आपका क्वेश्चन है। सेक्शन 29 के अंडर, सेक्शन 30 या सेक्शन 31 या सेक्शन 32। तो जो कंडक्टर लाइसेंस है वो कौन से सेक्शन के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 के अंडर क्या है जो है कंडक्टर लाइसेंस दिया जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है, आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कंडक्टर का जो लेटेस्ट सिलेबस आ रखा है, जैसे फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, सबकी पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएगी। कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने हमसे पहले जो है स्टडी मटेरियल ले रखा है उनका मैंने स्टडी मटेरियल अपडेट कर दिया है। अगर आपने ऐप के थ्रू भी ले रखा है तो ऐप में भी जो है मटेरियल अपडेट हो चुका है। अगर किसी का नहीं हुआ तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मटेरियल है वो अपडेट कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवरी एप्लीकेशन फॉर अ कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनाइड बाय अ सर्टिफिकेट। तो कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो आपको बताना है अगर आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसके साथ कौन सा सर्टिफिकेट आपका जो है होना चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में देना चाहिए, फिटनेस का, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो कंडक्टर लाइसेंस के साथ आपको कौन सा सर्टिफिकेट देना है? मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए। अगर आप मेडिकली जो है फिट होंगे तभी तो आप कंडक्टर की जॉब कर पाएंगे। तो अगर आपने कंडक्टर लाइसेंस लेना है तो साथ में कौन सा सर्टिफिकेट देना है? मेडिकल का सर्टिफिकेट देना होता है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थर्ड देखिए, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे रिफ्यूज टू इशू अ कंडक्टर लाइसेंस इफ द एप्लीकेंट डज नॉट पोजेस द मिनिमम डैश क्वालिफिकेशन। तो इसमें कहना चाहता है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मना कर सकती है कंडक्टर लाइसेंस देने से अगर जो कैंडिडेट है उसके पास क्या नहीं है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है मिनिमम, या फिटनेस क्वालिफिकेशन नहीं है मिनिमम, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो है एजुकेशनल। ठीक है, अगर आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मना कर सकती है कंडक्टर लाइसेंस इशू करने से। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, खुद पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना और फिर चेक करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता लग जाएगा कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, no person shall appear for the test of competence to drive unless he has held a learner license for a period of at least dash days। तो कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाने की क्षमता की परीक्षा में तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि उसके पास कम से कम डैश दिनों की अवधि के लिए जो आपका लर्नर लाइसेंस है वो ना हो। तो लर्नर लाइसेंस कितने दिन तक आपको रखना होगा उसके बाद ही आप जो है ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो जिन्होंने भी अपना लाइसेंस बनाया होगा उनके लिए तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 10 दिन तक होना चाहिए, 20 दिन तक, 30 दिन तक, या 60 दिन तक। तो फोर्थ का राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट सही देंगे। राइट आंसर क्या है? 30 दिन तक। तो 30 दिन तक आपके पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो लाइसेंस जब भी आपने बनाया होगा आपने देखा होगा कि 30 दिन तक लर्नर लाइसेंस आपको रखना पड़ता है, उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा सकते हो और उसके बाद आपका जो है परमानेंट लाइसेंस बनता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 30 दिन तक लर्नर लाइसेंस जो है वो रखना पड़ता है। फिफ्थ देखिए, एवरी लर्नर लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी इन फॉर्म। तो लाइसेंसिंग जो प्राधिकारी है द्वारा जारी किया गया प्रत्येक जो आपका लर्नर लाइसेंस है वो किस फॉर्म में होगा? कौन से फॉर्म में होगा? 1, 2, 3 या 4? तो बताइए, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 या फॉर्म नंबर 4? तो लर्नर लाइसेंस जो इशू किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा वो कौन से फॉर्म में होगा? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है फॉर्म नंबर 3। ठीक है, फॉर्म नंबर 3 में होगा। जो लर्नर लाइसेंस इशू किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा वो फॉर्म नंबर 3 में होगा। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
सिक्स देखिए, रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द प्लेट शुड बियर द लेटर्स IND इन डैश कलर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द प्लेट। तो इसमें कहना चाहता है, आपने जब भी नंबर प्लेट देखी होगी अपनी गाड़ी या बाइक की, उसमें IND लिखा होता है, तो वो IND किस रंग में लिखा होता है, और आपको पता है वो लेफ्ट जो है आपके कॉर्नर में होता है, तो लेफ्ट कॉर्नर में अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है या सेंटर में होता है। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, IND लिखा होता है इंडिया जिसका मतलब होता है, तो IND कौन से रंग में होता है? ब्लू रंग में होता है। और जो आपका ये लिखा होता है कि प्लेट के सेंटर में होता है। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे ये आपकी प्लेट है तो ये आपका लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ एकदम सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पर आपका आएगा, सेंटर में होगा, अपवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होता ना, यहाँ नीचे डाउनवर्ड होता है, सेंटर में होता है, लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट के सेंटर में, तो IND ब्लू से लिखा होता है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन द फॉर्म। तो आपको अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है एप्लीकेंट को, तो कौन से फॉर्म में आपको जो है देना होगा? तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 32, 28, 35 या 33। तो अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा, इश्यू करना होगा, तो वो कौन से फॉर्म में होगा? सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 28, फॉर्म नंबर 28। एन एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन द फॉर्म। तो अगर आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा तो वो एप्लीकेशन जो होगा कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म नंबर 28 में होगा। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के सारे क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है। अगर आप MCQ में पढ़ते हो, मैंने चैप्टर वाइज जो है MCQ डाल दिए हैं, तो टोटल 10 चैप्टर है पूरे आपके मोटर व्हीकल एक्ट के। हर चैप्टर में आपको 20 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टडी मटेरियल में डाल दिए हैं। तो स्टडी मटेरियल लेना होगा तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो, 7018186561 पे बस HRTC कंडक्टर स्टडी मटेरियल लिख के भेज देना, मुझे आइडिया लग जाएगा आपको कंडक्टर का मटेरियल लेना है। तो इसके लिए जो है कोई भी पूरा जो है मोटर व्हीकल एक्ट तो पढ़ने नहीं वाला, इंपॉर्टेंट MCQ सारे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला है। अब देखिए 8, हु हैव अथॉरिटीज टू इशू क्वालिटी सर्टिफिकेट फॉर व्हीकल्स। तो वाहनों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार किसके पास होता है? तो बताइए जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो कौन जो है इशू करेगा व्हीकल के लिए? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरर, टेस्टिंग एजेंसी या ऑल? तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है मैन्युफैक्चरर। तो जो गाड़ी को बनाएगा वही तो क्वालिटी के बारे में बताएगा कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो क्वालिटी सर्टिफिकेट कौन देता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो गाड़ी को बनाने वाले होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं कि भाई कैसी क्वालिटी से हमने जो है गाड़ी बनाई है, क्या क्वालिटी है इसकी। ठीक है, तो क्वालिटी सर्टिफिकेट कौन देगा? ये आपका मैन्युफैक्चरर देगा, गाड़ी को बनाने वाला। बाकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं देगा, ना टेस्टिंग एजेंसी, ये मैन्युफैक्चरर ही देता है। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाइन देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड इंश्योरर विल बी डन बाय। तो आप जैसे इंश्योरेंस कराते हो गाड़ी की, तो उनकी जो है रजिस्ट्रेशन कौन करेगा कि हाँ ऑथराइज्ड है, सही है जो इंश्योरर है, या आपको कोई धोखाधड़ी ना करे कल को जाके। तो ये कौन करता है? RBI करता है, सेबी करता है, IRDA करता है या LIC करता है? तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का बहुत ईजी आंसर है, बस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाइन्थ की जो राइट आंसर है वो है IRDA। इसकी फुल फॉर्म ही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योरेंस का जो भी आपका लेना देना होता है वो IRDA ही करती है। RBI तो आपका सेंट्रल बैंक हो गया, तो इसको तो ऐसे ही काट दो। सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ये काम नहीं करता है। LIC तो आपको पता है, LIC तो आपके जैसे जीवन बीमा वो उन चीज़ों में आता है। तो IRD ये काम करता है, जो आपके ऑथराइज इंश्योरर होते हैं उनको रजिस्टर करता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो तो किसी जो है कंपनी उसके थ्रू कराओगे, तो उनको कौन वेरीफाई करेगा कि ये ऑथराइज्ड है? तो वो IRDA करेगा कि कल को जाके आपको क्लेम भी दें, ऐसे नहीं कि पैसे ले रहे हैं इंश्योरेंस के और बाद में क्लेम ही ना दे। तो नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10 देखिए, इन ड्रंकन पर्सन एल्कोहल एक्सीड्स डैश mg पर 100 ml ऑफ ब्लड डिटेक्शन इन द टेस्ट बाय ए ब्रेथ एनालाइजर। तो कुछ नहीं कहना चाहता, एक आपका जैसे ब्लड डिटेक्टर होता है, डिटेक्टेड होता है कि एल्कोहल कितना है। ठीक है, तो जैसे आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आपका जो है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करेगा, उससे पता लग जाएगा कि आपने अल्कोहल पी है या नहीं पी है। तो उसकी मिनिमम लिमिट कितनी होती है? अगर उसके ऊपर जो है आपका आ गया तो आपने मतलब दारू पी रखी है। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का आपको ऑप्शन दे रखे हैं 10, 20, 30, 40। तो मैं राइट आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं, 10 का जो राइट आंसर है वो है 30। तो 30 mg पर 100 ml, अगर इसके ऊपर आपका जो है एक्सीड करता है एल्कोहल लेवल, तो वो आपको आएगा कि आपने जो है ड्रंक कर रखा है। तो ब्रेथ एनालाइज टेस्ट में अगर 30 mg पर 100 ml के ऊपर आपका आता है तो आपने मतलब दारू पी रखी है, आपका चालान किया जा सकता है। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, 10 क्वेश्चन डाले मैंने। अब नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने वाला है। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ नारी को नमन स्कीम दैट विल अलाउ वुमेन पैसेंजर्स इन द स्टेट टू पे ओनली डैश ऑफ द फेयर ऑफ देयर ट्रैवल विद इन द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारी को नमन योजना शुरू की है, जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर अपनी यात्रा के लिए केवल डैश किराए का भुगतान करने की अनुमति देगी। तो आप सभी को पता है ये स्कीम जो है चलाई गई थी नारी को नमन, जिसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा कि जो गर्ल्स है, लेडीज है, वो कितना किराया देती है, 50% देती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 50% ही जो किराया देगी, जो भी उनका किराया लगना होगा वो 50% ही लगेगा। तो नारी को नमन इस स्कीम का नाम है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि कौन सी स्कीम है जिसमें 50% जो है आप जो लेडीज होती है वो पैसे देती है, तो नारी को नमन है। तो किसी भी वे में पूछ सकता है, बस ये याद रखना है नारी को नमन ये जो स्कीम है इसके अंडर वुमेन पैसेंजर्स को क्या है 50% किराया ही देना होता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 12 देखिए। In which year Himachal Road Transport Corporation came into existence with the merger of Himachal Government Transport and Mandi Kullu Transport। तो हिमाचल सरकार परिवहन और मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट के विलय के साथ हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानी एचआरटीसी किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। तो सिंपली पूछ रहा है एचआरटीसी कब बना था। तो पहले आपकी दो होती थी, कौन कौन सी होती थी, हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, एक ये होती थी हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और एक मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल आइडेंटिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो आज तक आप देख रहे हो एचआरटीसी। तो एचआरटीसी में जो आप कंडक्टर लगने वाले हो, तो सिंपली पूछा एचआरटीसी फॉर्म कब हुआ, कब बना, 1972 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में। तो 12th का राइट आंसर क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12th का जो राइट आंसर है वो है 1974। तो अगर डेट भी पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1974 को जो है एचआरटीसी एग्जिस्टेंस में आया। तो याद रखना है अपने, 2 अक्टूबर 1974 को जो है एचआरटीसी एग्जिस्टेंस में आया। तो एचआरटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। 13 देखिए, फ्रॉम विच बसेस डिड एचआरटीसी फर्स्ट अडॉप्ट ऑनलाइन इंटरनेट बुकिंग सिस्टम। तो एचआरटीसी ने सबसे पहले जो है ऑनलाइन इंटरनेट बुकिंग प्रणाली किस बस से अपनाई, ठीक है, कौन सी बस से अपनाई थी, ऑर्डिनरी बस से, एसी बस से, ए एंड बी दोनों से, या नन ऑफ द दीज से। तो जो ऑनलाइन बुकिंग जो आज तक आप देख रहे हो एचआरटीसी साइट में जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जो भी बस से आपको जाना है, जहाँ भी जाना है, तो वो सबसे पहले जब अडॉप्ट की गई थी तो वो ऑर्डिनरी बस से की गई थी, एसी बस से की गई थी, या दोनों बसों के लिए की गई थी। तो 13th का राइट आंसर क्या है, 13th का जो राइट आंसर है वो है एसी। सबसे पहले जो एचआरटीसी था उसने एसी बस के लिए जो है ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी लाई थी। तो 13th का राइट आंसर क्या होगा, आपका जो एसी बस है उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन इंटरनेट बुकिंग सिस्टम जो है वो लाया गया था, यानी जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक होगी सबसे पहले किसके लिए, एसी के लिए। आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डिनरी हो, एसी हो, सेमी डिलक्स हो, कैसी बस हो, आप ऑनलाइन जो है बुक कर सकते हैं। 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो आपको एचआरटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे और पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रिक जो एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका नाम क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये क्वेश्चन का आंसर बताना जो एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका नाम क्या है। तो अगर आपको नाम पता होगा तो कमेंट कर देना, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट करके आपको आंसर बता दूंगा वीडियो के आने के एक दिन बाद, ठीक है। 14 देखिए, हाउ मेनी हॉर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम ऑफ द बस फ्रॉम द ऑरिजिनेटिंग स्टेशन ऑफ द रूट कैन एन एचआरटीसी ई टिकट भी बुक्ड। तो रूट के प्रारंभिक स्टेशन से बस के प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले जो है एचआरटीसी ई टिकट बुक की जा सकती है। तो अगर आपने जो है बस बुक करनी होगी तो ऑनलाइन आप साइट में कितने घंटे पहले जो है बस बुक कर सकते हैं, सिंपली ये पूछना चाहता है। तो 1 घंटे पहले जो है बुक की जो बस है उसकी बुकिंग हो सकती है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4 घंटे पहले, ठीक है। 4 घंटे पहले जो है आप बस बुक कर सकते हो ऑनलाइन, उसके बाद नहीं। अगर बस का जो भी डिपार्चर टाइम होगा, मान लीजिए बस को 1 बजे जाना है दिन में, तो 9 बजे से पहले आप जो है बुक कर सकते हो सुबह। अगर आप बोलो कि हाँ बस 1 बजे जानी है और मैंने 12 बजे बुक करनी है, तो नहीं, 1 घंटे पहले नहीं, 2 घंटे पहले नहीं, 3 घंटे पहले नहीं, 4 घंटे पहले तक आप बुक कर सकते हो बसेस को एचआरटीसी की। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
15 देखिए, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इश्यूज विच कार्ड फॉर जर्नी अंडर 50 किलोमीटर विद 25% डिस्काउंट। तो हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम 50 किमी की जो दूरी है उसकी यात्रा के लिए 25% की छूट देती है। कौन से कार्ड में? ठीक है, कौन सा कार्ड के अंडर? तो आपको बताना है कौन सा कार्ड है। ग्रीन कार्ड है, येलो कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है। तो एचआरटीसी में सफर किया होगा तो आपको पता ही होगा। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है ग्रीन कार्ड। तो अगर आप ग्रीन कार्ड बनाते हो तो वो आपको क्या है, उसमें 25% छूट मिलेगी। जहां भी आपने जाना है, जो भी आपका किराया होगा उसमें 25% आपको छूट मिलेगी, मगर 50 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका ग्रीन कार्ड है ये 50 रुपये दे के बनता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो एचआरटीसी की वेबसाइट में जाना, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे कि आपका एक सम्मान कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है। तो इनसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। बाकी पीडीएफ तो हमने सारी बना रखी है, अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेते हो तो वहाँ तो आपको कंप्लीट जो है डाटा मिल जाएगा। 16 देखिए, हाउ मच डिस्काउंट ऑन बस फेयर इज फैसिलिटेड अंडर सम्मान कार्ड स्कीम। तो मैंने अभी आपको बताया सम्मान कार्ड एक स्कीम है, जैसे आपका ये अभी ग्रीन कार्ड था वैसे एक सम्मान कार्ड भी होता है। तो इसके अंडर जो है कितनी छूट दी जाती है? तो बताइए कितनी छूट दी जाती है? 20%, 15%, 40% या 30%? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर है वो है 30%। तो 30% छूट दी जाती है सम्मान कार्ड। ठीक है, ये एक सम्मान कार्ड है एचआरटीसी का, इसके अंडर 30% छूट दी जाती है, मगर हर किसी को नहीं, ये ओनली सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं आपको, जो सम्मान कार्ड है वो किसके लिए इशू किया जाता है? सीनियर सिटीजन्स, जो आपके बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हीं के लिए जो है इशू किया जाता है सम्मान कार्ड, और इसमें 30% तक छूट दी जाती है। ठीक है, सम्मान कार्ड किसके लिए होता है? सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, और औरों के लिए नहीं होता कि हाँ आप बोलो जैसे महिलाओं की, अगर वो यंग है तो उसके लिए नहीं होगा। सीनियर सिटीजन होनी चाहिए तो वो उन्हीं को जो है सम्मान कार्ड दिया जाएगा, और उनको 30% की छूट मिलेगी। जहाँ भी वो जाएंगे, जो भी उनका किराया बनेगा उसमें 30% की छूट मिल जाएगी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 देखिए, द जीपीएस ऑपरेटेड बाय इंडियंस इज। तो जीपीएस से भी क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो बताइए भारतीय द्वारा संचालित जीपीएस कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? कंपास है, ग्लोनास है, गैलीलियो है या नाविक है? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाविक। ठीक है, नाविक है इसकी फुल फॉर्म है वैसे, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो जीपीएस जो इंडिया ऑपरेट करता है यानी इंडिया चलाता है वो कौन सा है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। बाकी जो जीपीएस है, जो जीपीएस आई है टर्म, ये आपकी यूएसए से आई है। ठीक है, यूएसए ने ही सबसे पहले जो है जीपीएस डेवलप किया था, फिर अलग अलग कंट्री का जो है अलग अलग नाम से जो है जीपीएस वो अपने निकाल रहे हैं। जैसे इंडिया वालों ने जो निकाला है उसका नाविक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। मगर सबसे सटीक देखें तो आज तक जो है यूएसए का ही है, जो उन्होंने बनाया था वो आज तक सबसे सटीक है। इंडिया का भी इतना सटीक जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो मगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जीपीएस जो इंडिया चला रही है वो कौन सी है? वो नाविक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए 18, द सैटेलाइट मेंट फॉर जीपीएस ऑर्बिट्स इन। तो जो सैटेलाइट है जो जीपीएस के लिए यूज़ की जाती है, जिससे आपकी जो है लोकेशंस मिलती है पृथ्वी में, तो वो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, अर्थ के अराउंड जो है मूव कर रही है, घूम रही है। तो वो पूछ रहा है कौन सी ऑर्बिट में घूम रही है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, ये लो अर्थ ऑर्बिट में। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए सैटेलाइट जो कि जीपीएस के लिए यूज की जाती है वो अर्थ के अराउंड घूम रही होगी, आपसे पूछा है कौन से ऑर्बिट में घूम रही है? तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं वहां पर जो सैटेलाइट जो जीपीएस के लिए यूज की जाती है वहां पर रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप कंडक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाना, HP एग्जाम अफेयर्स लिखना। ठीक है, वहाँ चैनल मिल जाएगा। 20,000 के अराउंड बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्टर के मैं प्रोवाइड करता रहूँगा एग्जाम तक। तो वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, आंसर की भी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कंडक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर हिमाचल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी को जो है बहुत अच्छा बनाना है और आपको सिलेक्शन दिलानी है, बस यही मेरा इकलौता जो है कोशिश है। तो अगर आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं जल्दी जल्दी जो है वीडियोस लेके आऊँगा। 19 देखिए, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। तो ई कॉमर्स जो है किस प्रकार का पेमेंट गेटवे है? तो पेमेंट गेटवे का भी आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो बताइए जो ई कॉमर्स है वो किस टाइप का पेमेंट गेटवे है? B2B है, B2C है, G2C है या G2B है? तो B2B अभी फुल फॉर्म आपको बताऊँ, जैसे बायर टू बायर, फिर B2C है तो बायर टू कस्टमर, G2C है तो गवर्नमेंट टू कस्टमर, G2B है तो
गवर्नमेंट टू बायर, तो ये आपके टाइप्स होते हैं। तो बताइए 19 का राइट आंसर को जो ई कॉमर्स है ये किस तरह का पेमेंट गेटवे है? 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर। ठीक है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे? तो ये गवर्नमेंट टू कस्टमर यानी G2C है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 देखिए, हाउ मेनी बिट्स इज अ बाइट? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आपको बताना है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। 16 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं। तो बताइए एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो यहाँ पूछा है एक जो आपका बाइट है उसमें कितने बिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8। ठीक है, 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 जो है बिट होते हैं एक बाइट में। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपका एक टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन आने वाले। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ अ चाइल्ड इज ब्लीडिंग वेरी फास्ट फ्रॉम अ वुंड यू शुड, यदि किसी बच्चे के घाव से बहुत तेजी से खून बह रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है, रक्त स्रोत रोकने के लिए घाव को कपड़े से दबाएं, फिर घाव को बहते नल के नीचे रखें, या घाव के नीचे कसकर पट्टी बांधे। तो क्या करना चाहिए यदि किसी बच्चे के घाव से बहुत तेजी से खून बह रहा हो? तो आपको क्या करना चाहिए? 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, रक्त स्रोत को रोकने के लिए घाव को कपड़े से दबाएं। ठीक है, कपड़े से आपको जो घाव है उसे दबाना होगा ताकि जो रक्त है यानी जो ब्लड है वो नया निकले। ठीक है, तो आपको क्या करना हो, जब भी किसी चाइल्ड को चोट लग जाए, उसका खून निकल रहा हो, तो आपको वहाँ कपड़ा रखना है और उसे दबाना है ताकि खून ना निकले। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट एड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन, तो आपको औषधि बतानी है जो दर्द दूर करती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पहला क्या है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीजन या एंटीबॉडी। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो दर्द दूर करती है? एनाल्जेसिक तो सबने सुना होगा, एनाल्जेसिक है, ये तो दर्द दूर करती है। एक आपकी एंटीपायरेटिक होती है, ये भी आपका जैसे फीवर होता है उसे दूर करती है, तो एक तरह से दर्द को ही दूर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए एंड बी। जो आपकी एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, ये जो है आपकी पेन को दूर करती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्विक हीलिंग ऑफ वुंड्स? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विटामिन है जो घावों को शीघ्र भरने में मदद करता है? तो बताइए घावों को शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। तो जो विटामिन सी होता है वो हमारी जो चोटें हैं, जो हमें घाव लगते हैं, उन्हें शीघ्र भरने में यानी जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो पीडीएफ है आज के मॉक टेस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पहले खुद जरूर अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो देखना, ताकि आपको पता लग जाए आपका क्या स्कोर है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 24 देखिए, इफ अ चाइल्ड इज बिटन बाय अ स्नेक यू शुड, तो अगर किसी बच्चे को सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए अगर किसी बच्चे को सांप काट लेता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। अभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे जहर को चूसो और थूक दो, तो जहर को चूसो और थूको, तो चूसोगे तो खुद भी तुम गए। ठीक है, तो पहला तो वैसे कट हो गया। काटने के स्थान के नीचे वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे, फिर लिखा है काटने वाली जगह पर बैंडेड या प्लास्ट लगाएं, फिर लिखा है काटने के स्थान के ऊपर वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे। तो सबने को पता है जो काटने का स्थान होता है उसके ऊपर आपको जो है पट्टी बांधनी है, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा हो उसके साथ जो पॉइजन है वो और बॉडी तक ना फैले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काटने के स्थान के ऊपर वाले अंग के चारों ओर पट्टी बांधे, ताकि जो पॉइजन है वो ब्लड फ्लो के साथ पूरी बॉडी में ना फैले। अगर पूरी बॉडी में फैला तो मर ही गया। वैसे ऐसे क्या होता है, अगर आप पट्टी बांधोगे जो है फ्लो नहीं कर पाता, और बाद में क्या होता है जहां भी काटोगे उस अंग को काटना पड़ेगा, बंदा तो बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन लिखे थे, काटने के स्थान के नीचे वाले अंग पे, तो नीचे वाले में तो कोई सेंस बनेगी नहीं, ऊपर ही करना होता है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 देखिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सीपीआर प्रोसीजर? तो जो सीपीआर प्रक्रिया है उसमें क्या शामिल है आपको बताना है। रेस्क्यू ब्रीथिंग ओनली, कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट ओनली, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन, या नन ऑफ दिस? तो जो सीपीआर होता है, कभी मूवी में भी देखा होगा आपने, तो सीपीआर क्या होता है, जो आपको है माउथ टू माउथ जो है ब्रीथिंग में ब्रीथ दे जाता है, उसकी चेस्ट को दबाया जाता है, तो वो सब क्या होता है, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, दोनों ही इसमें आता है कि चेस्ट को दबाएंगे भी, माउथ से ऑक्सीजन देने की कोशिश भी करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो 5 फर्स्ट एड के क्वेश्चन डाले थे, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के देखते हैं, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। 26 है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया
गया। तो जो आपको पता होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब बनाया गया था, 2006 में, 3 में, 5 में, 9 में। तो 26 का राइट आंसर क्या है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जो है पढ़ के आएंगे, बाकी देखते हैं एग्जामिनर एग्जाम में डालता है या नहीं डालता। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी 2005 है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? 2005 में बना था। 27 देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए इज हेडेड बाय। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका हेड कौन होता है, उसका नेतृत्व कौन करता है, आपको बताना है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स करते हैं, या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स करते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, जैसे हमारे अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो अभी हेड करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो हेड करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 है, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये कहाँ पर है, आपको बताना है। तो कहाँ पर है? मणिपुर में है, पंजाब में है, हैदराबाद में है, या न्यू दिल्ली में है। तो कुत्ते को पता नहीं क्या हो गया, बड़ा भौंक रहा है। रुक जा भाई, मेरे वीडियो बना रहा हूँ। तो इजी सा क्वेश्चन है। 28 का जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29, जनरली द नंबर ऑन रिचर स्केल रेंजेस बिटवीन। तो ये रिचर स्केल होता है, इसमें क्या होता है, जो भूकंप आता है, आपका अर्थक्वेक आता है, उसकी इंटेंसिटी को बताता है। तो अभी आपने देखा होगा कि रिचर स्केल में 7 की आई रीडिंग, कहीं 6 की आई, जब भी भूकंप आता है कहीं 4 की आई, कहीं 3 की आई। तो 1 2 3 होते हैं वो तो बहुत नॉर्मल होते हैं, 5 के बाद जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब भयानक जो होते हैं आपके अर्थक्वेक्स होते हैं। तो रीडिंग कहाँ तक होती है? 0 से 6 तक होती है, 0 से 9 तक, 1 to 5 या 1 to 12 तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है 0 से 9 तक, ठीक है। तो ये रिचर स्केल होता है, ये भूकंप की इंटेंसिटी को नापता है। इसकी रीडिंग 0 से 9 तक ही होती है, ठीक है, 0 से 9 तक। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए 30 क्या है? भोपाल गैस डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ। तो जो भोपाल गैस आपकी जो पता है आपको डिजास्टर हुआ था कहाँ? भोपाल में हुआ था। तो किस तरह का डिजास्टर था आपसे पूछा है? नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, टेररिस्ट अटैक है, नन ऑफ द अबव है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो ये ह्यूमंस की गलती की वजह से हुआ था, जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था आपका। कब हुआ था? डेट भी पूछ सकते हैं। तो डेट क्या है? 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1984, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 को जो है आपका ये हुआ था भोपाल गैस डिजास्टर। और कैसे? इंसानों की गलती की वजह से हुआ था ये। तो इसका जो राइट आंसर है मैन मेड डिजास्टर है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरल स्किल्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि व्हेन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। आपको बताना है जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 3 मई को, 5 मई को, 27 जून को, या 29 दिसंबर को। तो बताइए जो आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है ये कब मनाया जाता है? 31 का जो राइट आंसर है वो है 5 मई, ठीक है। 5 मई को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 32 है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो बताइए जो दूषित जल होता है उसे पीने से कौन सा रोग होगा? निमोनिया होगा, कॉलेरा होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, या हाइपरटेंशन होगा। तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कॉलेरा, ठीक है। जो कॉलेरा होता है वो होता है दूषित जल पीने से। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। तो निम्न में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का संभालता है? तो कौन संभालता है? WTO संभालता है, WHO, UAE, या FDA। तो WTO तो आपको होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो यहाँ पर लिंक ही नहीं है। इसका राइट आंसर WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वर्ल्ड के मुद्दे होते हैं हेल्थ के वो कौन संभालता है? WHO संभालता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर 33 का जो है ऑप्शन बी है। अब देखिए जनरल नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये भी आपका एक दे रखा है सब्जेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपका करंट अफेयर और इंडियन जीके दोनों ही आ सकता है। ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ करंट अफेयर ही आएगा, सिर्फ इंडियन जीके भी ये डाल सकते हैं। तो अभी मैं पिछले प्रीवियस पेपर्स भी देख रहा था जो HPPSC के, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, ये जो है करंट अफेयर डाल रहे थे और वो भी आपके बजट डाल रहे थे, बजट से क्वेश्चन डाल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से। तो वो चीज़ें जरूर पढ़ना, जैसे हिमाचल का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ जो आपके क्वेश्चन है वो आ रहे थे। वैसे तो ये 3rd क्लास का एग्जाम है, वो जो है आपकी 2nd क्लास की लेता है HPPSC, वहाँ पर ज़्यादा डाल रहा था। तो बड़े टाइम बाद कोई 3rd क्लास का एग्जाम लेने वाला है HPPSC, तो कहीं गलती से डाल ना दे। तो कुछ भी कमी छोड़नी नहीं है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी एक बार देख लेना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी देखिए जनरल नॉलेज
ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो कुछ करंट अफेयर, कुछ इंडियन जीके। तो देखिए 34 क्या दिखा है, रिसेंटली हु विल स्पॉन्सर द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हाल ही में कौन आईसीसी जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसको जो है स्पॉन्सर करने वाला है। तो कौन स्पॉन्सर करेगा, टाटा, महिंद्रा या जियो या नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन स्पॉन्सर करने वाला है जो आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इंडिया में तो हो रहा है, रोज वर्ल्ड कप देख रहे हो आप। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन है स्पॉन्सर। 34 का जो राइट आंसर है वो है महिंद्रा, तो महिंद्रा ने स्पॉन्सर किया है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 35 रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन विल बी रिनेम्ड एज शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब क्या रखा है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो ये जो आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, ऊना रेलवे स्टेशन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है वो है उधमपुर। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो है नाम चेंज कर दिया गया है, वो क्या रखा गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर का है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 36 देखिए, रिसेंटली पीएम मोदी हैज हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में G20 की जो अध्यक्षता है वो पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी है। तो कौन से देश की, रूस के, चीन के, ब्राजील के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है G20 समिट इस बार कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। अब उन इंडिया ने किसको दे दी है नेक्स्ट, वो दे दी है ब्राजील को, ठीक है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनको दे दी है। तो अगली बार जो है ब्राजील में आपका G20 होने वाला है। 37 देखिए, यूनेस्को हैज प्रेजेंटेड द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर टू ओडेसा, इट इज लोकेटेड इन। तो यूनेस्को ने जो है ओडेसा को खतरे में विश्व विरासत का टैग दे दिया है, ठीक है। तो ये टैग दिया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ओडेसा को यूनेस्को ने। तो ये पूछ रहा है जो ओडेसा है ये कहाँ पर है, ये बताइए बस, रशिया में, पोलैंड में, सूडान में, या यूक्रेन में। तो 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का जो राइट आंसर है वो है यूक्रेन। तो ऐसे भी सोच सकते हो रशिया ने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया था, तभी जो है टैग दिया गया था ओडेसा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर टू ओडेसा, यूनेस्को ने ये उसको जो है बोला था, टैग दे दिया था। तो ये आपका यूक्रेन में। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो देखेगा उसका फायदा हो जाएगा, जो नहीं देखेगा उसका कहीं और फायदा हो जाएगा, कहीं और देख लेगा। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है हम कैसा क्वालिटी कंटेंट देते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दिए हैं, कहीं भी जुड़ जाना, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। 38 देखिए, इसरो इज सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड टेलियोस 2 मेड बाय। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च करने वाली है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, टेलियोस, ठीक है, टेलियोस 2। तो ये पूछ रहा है ये टेलियोस 2 है ये किसने बनाई है, अंगोला ने, सिंगापुर ने, इंडोनेशिया ने, या मलेशिया ने। तो 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। तो सिंगापुर ने ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है टेलियोस 2 ये बनाई है और इसको इसरो लॉन्च करेगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39, द थीम ऑफ नो स्मोकिंग डे 2023 इज। तो थीम्स भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर में, तो आपको बताना है जो नो स्मोकिंग डे 2023 है इसकी थीम पूछ रहा है सिंपली, क्विट स्मोकिंग चूज लाइफ, स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ, स्मोकिंग इज अ सिन, पैसिव स्मोकिंग इज मर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है, थीम क्या थी, स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो नो स्मोकिंग डे 2023 की जो थीम है वो है स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 40 देखिए, AM अहमदी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90, हु वॉज ही। तो AM अहमदी है, हाल ही में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, वो कौन थे आपको पूछ रहे कौन है, राइटर है, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, चीफ जस्टिस है। तो जब मरे थे अखबार में भी आया था, अखबार भी पढ़नी चाहिए, अगर एग्जाम की तैयारी करो तो अखबार मस्ट रीड है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अखबार से, पता लगता है दिन दुनिया में चल क्या रहा है, तो अखबार जरूर रीड किया करो और लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करना। लाइब्रेरी में आपको ऐसा है एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने का, घर में पढ़ नहीं पाते, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है घर में कुछ काम बता देंगे पेरेंट्स या फिर कुछ ना कुछ चला ही रहता है, मगर लाइब्रेरी में आप कि एक जगह आओगे बैठोगे पूरा दिन बैठ के भी वहाँ पढ़ सकते हो, बीच में थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा घूमना भी ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें और भी कि हाँ थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, मगर जो लाइब्रेरी है वहाँ आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, सारे बच्चे पढ़ने वाले मिलते हैं, वो बातें भी पढ़ने वाली करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में ही ध्यान लगेगा। तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करना, और अगर मंडी में रहते हो तो हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ठीक है। हमारी लाइब्रेरी कहाँ पर है, मंडी में है, स्कॉटी पुल है, वहाँ से आर्मी कैंटीन रोड को जो है आपका एक आर्मी कैंटीन रोड है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं मिलेगी तो नंबर मैंने आपको बता रखा है, मेरा पर्सनल नंबर ही है, कौन सा, 701818
986561। इस पर मुझे मैसेज कर देना, मंडी में रहते हो तो मैं लाइब्रेरी की लोकेशन भी आपको बता दूंगा। फीस बहुत मिनिमम रखी है, 800 रुपये फीस है मंथली, ठीक है। 24 घंटे खुली रहती है लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटी मिलेगी, AC, वाटर प्योरीफायर, माइक्रोवेव, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। बाकी हम कहाँ थे, तो AM अहमदी पे थे। ये जो है पास इनका निधन हो गया था। तो ये कौन थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल वर्कर थे या चीफ जस्टिस थे। तो 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। तो AM अहमदी कौन थे, चीफ जस्टिस थे इंडिया के, अब तो नहीं है मगर ये रह चुके हैं और इनका निधन हो गया है 90 की एज में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब इंडियन जीके क्वेश्चन आ गया। पर्ल हार्बर इज द नोवल बेस ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है जो पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। तो एक मूवी भी बन रखी है इस पे, बताइए कहाँ का है, जापान का, चाइना का, यूनाइटेड स्टेट्स का या नन ऑफ द अबव का। तो 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ये एक नॉवल बेस है पर्ल हार्बर, जहाँ पर जापान ने हमला कर दिया था। बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान में जाके जो है एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम गिरा दिए थे आपके। तो वो तब हुआ था जब जापान ने यहाँ पर हमला किया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो ये पर्ल हार्बर कहाँ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। 42 देखिए, आफ्टर हुम इज द इबोला वायरस नेम्ड। इबोला, तो जो इबोला वायरस है आपने सुना ही होगा इसका नाम इबोला कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, तो बताइए किसके नाम पे रखा गया, ऑन अ सिटी, ऑन अ रिवर, ऑन अ स्टेट, ऑन अ माउंटेन। तो 42 का राइट आंसर क्या है, 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑन अ रिवर। तो जो इबोला है ये आपकी एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिवर थी, वहीं पर जो है इबोला वायरस सबसे पहले जो है उसका एविडेंस मिला था कि यहीं से जो है वो आया था। तो उसी के नाम पे, रिवर के नाम पे रख दिया इबोला, ठीक है, इबोला वायरस। तो जो आपका इबोला वायरस है इसका नाम किसके नाम पे, ऑन अ रिवर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक रिवर है उसके नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट देखिए 43, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच गेम। तो आपको बताना है ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, पोलो या क्रिकेट। तो बताइए 43 का राइट आंसर। 43 का जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट वालों को तो पता होगा जो ईरानी कप है वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। 44 है, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड। तो जो सार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो बताइए जो सार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, 1995 में, 1985 में या 1987 में। तो बताइए जो सार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी। 44 का राइट आंसर क्या है, 44 का जो राइट आंसर है वो है 1985 में। अब जो सार्क है इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे वो कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है, नेपाल में जो काठमांडू है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1985 में हुई थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 45 है, बिटवीन होम वॉज द पंचशील एग्रीमेंट मेड। तो जो पंचशील समझौता है वो किसके बीच हुआ था। तो बताइए किसके बीच में हुआ था, इंडियन रशिया, इंडियन चाइना, चाइना एंड तिब्बत, चाइना एंड रशिया। तो बताइए जो पंचशील समझौता है किसके बीच में हुआ था। 45 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया एंड चाइना। तो आप सभी को पता है पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ, इंडिया एंड चाइना। कब हुआ था, अगर डेट पूछे तो 1954 में हुआ था। उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इसमें जो है हस्ताक्षर किए थे, समझौता किया था किसके साथ, आपका चाइना के साथ। और आज अगर आप देखोगे तो चाइना और इंडिया के बीच में जो हालात है वो कुछ ठीक नहीं है। अब अगर पीछे उस समय भी ले जाऊं, पंचशील एग्रीमेंट भी हुआ था, उसके बाद भी जो है चाइना ने तिब्बत पे हमला कर दिया था। वैसे तिब्बत तो हमारा पार्ट भी नहीं था, मगर तिब्बत से जो दलाई लामा जी हैं अपने अनुयायी के साथ यहाँ पर आ गए थे हिमाचल प्रदेश में। आज भी आप देख सकते हो धर्मशाला में वो रहते हैं। तो उस वजह से चाइना भड़क गया और इंडिया ने उन्हें पनाह दी। इस वजह से चाइना भड़का, हम पे हमला किया। 1962 में हमने इतने सारे सैनिक खोए, अपने इतना सारा लैंड खोया, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो हमारे थे भी नहीं। मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग इस चीज़ के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मगर एक चीज़ थी जो मेरे माइंड में आई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कि हमने बाहर के लोगों को पनाह दी जिस वजह से हमें अपने लोग खोने पड़े, अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। तो कहाँ तक वो सही था, कहाँ तक नहीं था, आपको ज़्यादा पता होगा, आपकी भी अपनी थिंकिंग है। बाकी मेरे को क्वेश्चन आया तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई तो मैंने आपको बता दी। कोई क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आए हैं तो अच्छी बात है, हमारे धर्मशाला में रह रहे हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं। 46 देखिए, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज। तो संयुक्त अरब अमीरात किसकी राजधानी है। तो किसकी है, रियाद की, दुबई की, अबू धाबी की, नन ऑफ दिस की। तो 46 का राइट आंसर क्या है, 46 का जो राइट आंसर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। तो काफ़ी लोग सुनते हैं दुबई, तो दुबई को भी सोचते हैं कि कंट्री है। दुबई कंट्री नहीं है एक तरह से। अबू जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वहाँ पर आपकी बहुत सारी जगह हैं, जैसे दुबई हो गई, रियाद हो गई, अबू धाबी, ये सारी जगह है। इन जगहों को मिला के बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो उसकी कैपिटल है वो अबू धाबी है। बाकी इनके सबके अलग अलग प्रिंस होते हैं, मगर इन्होंने एक तरह से यूनियन बना लिया जिसका नाम रख दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उसकी कैपिटल कौन सी है, वो है अबू धाबी, ठीक है, ये याद रखना है। दुबई खुद में कंट्री नहीं है, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
47 है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज इन द ईयर 1951। तो 1951 में जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? मनीला में, टोक्यो में, बैंकॉक में, न्यू दिल्ली में। तो बताइए फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे 1951 में? 47 का जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ही आपके जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे वो हुए थे। 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 48 देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? यानी उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? रामशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। तो बताइए मूल मूल बोल रहा था तो इसका आंसर भी मूल ही है, ठीक है, मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका ओरिजिनल नाम था वो मूल शंकर था। नेक्स्ट देखिए 49, व्हाट इज फेमा। तो फेमा की फुल फॉर्म बतानी है। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, शायद 1 घंटे से ऊपर ही चली जाएगी। तो फेमा की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो फुल फॉर्म क्या है? ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फीमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो में आपको आंसर बता रहा हूँ, अपनी तैयारी को चेक कीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द दोबेटा पीक सिचुएटेड। तो दोबेटा शिखर है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो कौन सी पे है? नीलगिरी हिल्स में, कार्डमोम हिल्स में, अनामलाई हिल्स में या नलामला हिल्स में। तो इसका राइट आंसर क्या है? दोबेटा पीक कहाँ पर है? ये आपके नीलगिरी हिल्स में है। अगर आपसे पूछे दोबेटा पीक कहाँ है, ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है। और कौन सी हिल्स में है? नीलगिरी हिल्स में है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हिमाचल जीके क्वेश्चन है, हिमाचल जीके भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। हिमाचल जीके लिखा है, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखा, तो हिमाचल जीके कंप्लीट आएगी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्या पढ़ना है हिमाचल जीके में? तो भाई सब कुछ ही पढ़ना है, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 51 देखिए, इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइज्ड। तो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है इसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन भी हमें दे रखे, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 1990 में, 1993 में, 1997 में, 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1993 में। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है ये 1993 में बनी थी। 52 देखिए, हाउ मच काउ सेस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ लिक्वर इन हिमाचल प्रदेश। तो काउ सेस कितना लगाया जाता है? जो दारू की बोतलें बिकती है उसमें 8 रुपए पर बोतल, 10 रुपए पर बोतल, 5 रुपए पर बोतल, ये नन। तो 52 का राइट आंसर क्या है? 52 का जो राइट आंसर है वो है 10 रुपए पर बोतल। यानी दारू की कोई भी बोतल बिकेगी उसमें 10 रुपए जो है काउ सेस लगेगा। यानी वो जो 10 रुपए बोतल से कमाए जाएंगे वो काउ के लिए, जो आपकी लवारिस काउ मतलब गायें हैं जो रोडों में घूम रही हैं उन पे खर्च करेगी सरकार, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 53, वेयर इज मनु रंगशाला लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मनु रंगशाला कहाँ स्थित है? तो पालमपुर में है, पांगी में है, सुंदरनगर में है, मनाली में है। तो जो मनु है उसका इकलौता टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? वो कुल्लू में। कुल्लू के कहाँ? मनाली में। तो जो मनु रंगशाला ये कहाँ आपकी? मनाली में है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 54 देखिए, बाय विच ईयर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैड सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का जो है लक्ष्य रखा है? ग्रीन स्टेट बनाना है पूरी कंट्री में सबसे पहला। कब तक? 2023, 2025, 2027 या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2025 तक। तो 2025 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का टारगेट रखा है सरकार ने। नेक्स्ट देखिए 55, हु इज द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के आपको प्रेसिडेंट के चीफ सेक्रेटरी का नाम बताना है, कौन है? आर डी स्लोइंग डाउन, संजय गुप्ता, प्रबोध सक्सेना या नन ऑफ द अबव। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है प्रबोध सक्सेना। तो ये कुछ जनवरी में बने थे, अभी तक यही चले आ रहे हैं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी कौन है हिमाचल प्रदेश के? प्रबोध सक्सेना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 56 देखिए, विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर है वो किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, बॉक्सिंग से या वेट लिफ्टिंग से। तो बताइए जो विकास ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, कहाँ के? हमीरपुर के रहने वाले, ठीक है, हमीरपुर के रहने वाले। ये कौन सी स्पोर्ट है जो जिससे रिलेटेड है? तो 56 का राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है काफ़ी सारी कंट्री में, इन्होंने ब्रॉन्ज, गोल्ड, ऐसे कई सारे मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं विकास ठाकुर। नेक्स्ट देखिए 57, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल पर्सन ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी की खरीद के लिए पात्र व्यक्ति को कितनी प्रतिशत जो है सब्सिडी दी जाएगी? तो बजट आया था आपका हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें ये सारी चीजें बताई थी आपको। मैंने बोला इकोनॉमिक सर्वे बजट से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 30%, 40%, 50% या नन। तो 50% की जो है सब्सिडी दी जाएगी, कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल होगा ई टैक्सी लेने के लिए 50% की उसे सब्सिडी मिलेगी। 58 देखिए, उजग जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है ये उजग जामा है ये किस
जिले का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है? किन्नौर का, सिरमौर का, कुल्लू का, लाहौल स्पीति का? तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, तभी मैंने डाला है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डालता हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। उज्जक जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कुल्लू का है। नेक्स्ट देखिए 59 है, अकॉर्डिंग टू एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 नवधारणा प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी? तो एक प्रोग्राम है आपका इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो नवधारणा, ये किसके लिए जो है लॉन्च किया गया है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेन्स के लिए, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए? तो 59 का 9 जो राइट आंसर है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी जो आपके पर्सन होते हैं जिनको डिसेबिलिटीज होती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, उनके लिए जो है ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नवधारणा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज फॉर मेरिटियस स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी? तो आपको बताना है कौन सी स्कीम है जो आपके मेरिटियस स्टूडेंट होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, 2000 जो भी टॉप के स्टूडेंट होंगे जनरल कैटेगरी के, उनको कितने रुपए मिलेंगे? हर एक बच्चे को 10,000 मिलेंगे। तो स्कूल टाइम में आपने अगर लाए होंगे आए होंगे उन व्यक्तियों में 10,000 आपको मिले होंगे। तो आपको बस उस स्कीम का नाम पूछ रहा है, कौन सी स्कीम है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, या महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना? तो 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंडर जो है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं 2000, जो भी टॉप के 2000 होंगे, उनके हर एक बच्चे को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हिमाचल जी के क्वेश्चन भी हो गए। अब इंग्लिश ग्रामर भी आपको आने वाली है, हिंदी ग्रामर भी आपको आने वाली है, तो जल्दी जल्दी इनके क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है, आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। जैसे अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर शीप एंड पोल्ट्री, तो जो शीप है, जैसे एक एनक्लोजर बना रखा है, वहाँ शीप भी रख रखी है, तो उसको क्या बोलते हैं? या फिर एक एनक्लोजर है जिसमें पोल्ट्री, आपके जो मुर्गे होते हैं उनको रखा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैनेल बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, पेन बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो 61 का राइट आंसर क्या है? पेन। ठीक है, पेन बोलते हैं। जहां पर एक एनक्लोजर है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी शीप्स रखी है, तो उसे पेन बोलते हैं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 62 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको स्पेलिंग बतानी है कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग। कंटेम्प्रेरी क्या होता है हिंदी में? समकालीन। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। जैसे ये राजा इस राजा का समकालीन था, कि उस समय ये भी यहाँ का राजा था, वहाँ का राजा ये था। ठीक है, तो समकालीन को बोलते हैं आपके कंटेम्प्रेरी। तो स्पेलिंग बतानी कंटेम्प्रेरी की सही क्या होगी, एक बार देख लो, चारों रीड कर लो और गैस कर लो कौन सा होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी की जो राइट स्पेलिंग है वो है CONTEMPORARY। ठीक है, कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग ऑप्शन डी राइट है। स्टडी मटेरियल लेना होगा तो मैंने आपको बताया, ये रहा नंबर 7018186561। जिन्होंने ले रखा है उनका मैंने अपडेट कर दिया, नहीं हुआ होगा तो भी व्हाट्सएप कर देना, उनका अपडेट मैं कर दूंगा अगर नहीं हुआ होगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का कर दिया गया है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, हर चीज़ की जो है पीडीएफ तैयार हो गई, कंप्लीट मटेरियल है। टेस्ट सीरीज भी साथ में बना दिया मैंने, 10 टेस्ट ऐसे ही बना रखे जो मैं मटेरियल में दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर हैं, HPPSC के जो भी सब्जेक्ट वाइज मॉक्स है, सब कुछ ऐड कर रखा है। तो एक कंप्लीट सोर्स है जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। 63 देखिए, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी। तो इसमें आपको एडवर्ब बताना है, द स्टोरी इज वेल रिटन। ठीक है, एक आपको सेंटेंस दे रखा है, द स्टोरी इज वेल रिटन, इसमें आपको एडवर्ब बताना है। तो अगर इसे हिंदी में पढ़ूं, जैसे कहानी अच्छी लिखी है, तो इसमें पहला वर्ब क्या है? वर्ब आपका रिटन होगा। ठीक है, तो इसका जो वेल को क्वालिफाई करके उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ क्वालिफाई कौन कर रहा है वर्ड को? वो वेल कर रहा है। ठीक है, कैसी लिखी है? अच्छी लिखी है। बुरी बुरी बोलता तो बुरी भी आपका एडवर्ब होता। तो बता रहा है जो आपकी क्रिया है, वर्ब है, वो कैसी हुई, तो वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब कौन सा है? वेल है। ठीक है, द स्टोरी इज वेल रिटन, तो कैसी लिखी है? रिटन आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, इसकी विशेषता टाइप बता रहा है। ठीक है, तो वेल क्या है? एडवर्ब है। 63 का आंसर ऑप्शन सी है। 64 देखिए, द करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर ऑफ बी। तो बी का आपको मेल काउंटरपार्ट बताना है। ठीक है, बी जो आपकी मधुमक्खी टाइप होती है, तो उसका आपको जो है मेल काउंटरपार्ट बताना है। ड्रोन हो गया, ड्रेक हो गया, बक हो गया, बुल हो गया। तो 64 का राइट आंसर क्या है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ड्रोन। तो बी का जो मस्कुलाइन यानी मेल काउंटरपार्ट होता है उसे ड्रोन बोलते हैं। 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 65 देखिए, आई सॉ अ डैश ऑफ लॉइन इन द फॉरेस्ट।
तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रुप आएगा, हर्ड आएगा, प्राइड आएगा, फ्लॉक आएगा, ठीक है। तो ग्रुप है मतलब बहुत सारे लॉयन देखे होंगे फॉरेस्ट में, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइड बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलेंगे, प्राइड, ठीक है। होता तो ग्रुप है मगर उसे प्राइड बोलते हैं, ठीक है। जब भी लॉयन आपको 5-6 दिख जाएंगे साथ में तो वो क्या होगा, प्राइड, ठीक है। ग्रुप तो है उनका मगर उससे प्राइड बोलते हैं। आई सॉ अ प्राइड ऑफ लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 66 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच फिट्स इन द गिवन ब्लैंक ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इस पे ब्लैंक दे रखा है, देखिए यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर कौन सा वर्ब या टेंस आएगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स डैश क्विट एट हर केस, तो यहाँ पर वॉज आएगा, वेयर आएगा, आर आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 66 का राइट आंसर क्या है, 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉज आएगा, ठीक है। नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज क्विट एट हर केस, तो वॉज क्यों आएगा, वेयर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीदर लग गया, ठीक है। गर्ल्स आप देखोगे यहाँ पर प्लूरल है तो आप वेयर लगाने की कोशिश करोगे, मगर यही आपका ग्रामर यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। जब नीदर ऑफ द गर्ल्स लगता है, ये रूल्स होते हैं, नीदर जब आपका ऐसे यूज किया था, नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर वॉज का यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर का यूज होगा, ना कि प्लूरल का। तो आपने गर्ल्स देखना, आपने बोला प्लूरल है तो आप वेयर लगा दोगे, मैं वेयर नहीं, वॉज आएगा यहाँ पर। 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए 67, डू नॉट डिप्राइव द पुअर डैश देयर राइट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ देयर राइट्स, फ्रॉम देयर राइट्स, अवे फ्रॉम देयर राइट्स, वन देयर राइट। तो वन और अवे तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, ऑफ या फ्रॉम में से होगा। तो डू नॉट डिप्राइव द पुअर डैश देयर राइट्स, तो डू नॉट डिप्राइव द पुअर ऑफ देयर राइट्स, तो पढ़ने में यहाँ पर ये लग रहा है कि ऑफ आएगा, डू नॉट डिप्राइव द पुअर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। एरर कहाँ है, माई पेन इज सुपीरियर देन यूअर्स, तो बताइए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, माई पेन में है, इज सुपीरियर में है, देन यूअर्स में, या कोई भी एरर नहीं है। तो 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में एरर है, देन यूअर्स। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ देन नहीं बल्कि टू आएगा, ठीक है। सुपीरियर टू का यूज किया जाता है, ठीक है। माई पेन इज सुपीरियर टू यूअर्स, देन का यूज नहीं होगा, यहाँ सुपीरियर टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कुछ, तो माई पेन इज सुपीरियर टू यूअर्स, तो यहाँ पर टू होगा, देन नहीं होगा। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड, दिस इज लुक्रेटिव बिजनेस। तो आपको ये जो वर्ड है हाईलाइट किया है, इसका मीनिंग बताना है, नियरेस्ट मीनिंग जो इसका बनता है, प्रॉफिटेबल, डेंजरस, चैलेंजिंग या क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लुक्रेटिव का इसका मतलब जो नियरेस्ट मीनिंग है वो प्रॉफिटेबल होता है, दिस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। लुक्रेटिव बिजनेस यानी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, ठीक है। यहाँ पर आपका इडियम फ्रेज देखा है, हैब्सन्स चॉइस, तो इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है, एक्सीलेंट चॉइस, बिग मैन चॉइस, चॉइस टू लिव और डाई, द चॉइस ऑफ टेकिंग ईदर द प्राइमरी ऑप्शन और नथिंग। तो हैब्सन्स चॉइस क्या होता है, 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द चॉइस ऑफ टेकिंग ईदर द प्राइमरी ऑप्शन और नथिंग, या तो ये चीज चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। हैब्सन चॉइस का मतलब है या तो ये चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए, या तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए या तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही है तब भी, मगर ऐसे इसका मतलब है, ठीक है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। हिंदी देखिए, अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची है। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए, तो अलंकार का जो आपको पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची क्या होगा, श्रृंगार होगा, अलस होगा, आभूषण होगा या सज्जा होगा। तो अलंकार का जो पर्यायवाची है वो क्या है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी आभूषण है, ठीक है। आभूषण बोलते हैं, ठीक है। अलंकार का पर्यायवाची आभूषण हो गया। 72 है, आकर्षण शब्द का विलोम, तो अपोजिट पूछ रहा है, आकर्षण का अपोजिट क्या होगा, आकृष्ट होगा, विकृष्ट होगा, अनाकर्षण होगा या पराकर्षण होगा। तो बताइए, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, प्राकर्षण होगा। तो 72 का राइट आंसर क्या है, अनाकर्षण, ठीक है। आकर्षण का जो विलोम है वो है अनाकर्षण। 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये आपके कुछ बेसिक से टॉपिक है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया। जैसे अब नेक्स्ट देखिए, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द, तो एक शब्द ये आपके जो है बेसिक से टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्षा की अधिकता, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, लघुवृष्टि या बहुवृष्टि। तो 73 का राइट आंसर क्या है, 73 का जो राइट आंसर है वो है अतिवृष्टि, ठीक है। वर्षा की अधिकता यानी ज्यादा बारिश होगी तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, अतिवृष्टि। 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए, जिस समाज से में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। तो समास भी आपका बेसिक सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक हो तो उसे क्या बोलते हैं, दंत समास, द्विगु समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास बोलते हैं जिस समास में जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक हो, यानी आपका जैसे चौराहा हो गया, चार हो गया ना, तो वो द्विगु समास हो गया जहां पर आपकी संख्या आती है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
75 देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद भी बेसिक सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। तो बताइए संधि विच्छेद, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। 75 का राइट आंसर क्या है? 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महा प्लस ऋषि। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी है। अब देखिए 76, फ वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो देखिए फ बोलिए, फ तो क्या यूजर है आपके? ओठ यूजर है, तो इसका राइट आंसर ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो ओष्ठ इसका राइट आंसर है। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो रहा है। ठीक है, जो आपके ओठ है उसके बिना तो फ बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हो? ट्राई करें, कर लो एक बार, वैसे बोल तो सकते नहीं है। 76 राइट आंसर ऑप्शन ए है। 77 है, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। तो बताइए इसमें आपको सर्वनाम बताना है। कोई आ रहा है, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक, ब्रह्मवाचक, संबोधनवाचक। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने आपके जो है सर्वनाम होते हैं। तो 6 टाइप के आपके सर्वनाम होते हैं। 4 तो यहाँ दे रखे हैं, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक, ब्रह्मवाचक, संबोधवाचक, एक पुरुषवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, ये अनिश्चयवाचक दिए, एक निश्चयवाचक भी होता है। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर क्या है? ये आपका राइट आंसर अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका कोई लिखा होगा या कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कोई आ रहा है, तो कोई का यूज हो गया, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 78 देखिए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बताइए संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो बेसिक ग्रामर है, हिंदी ग्रामर भी अगर आपसे डीप में पूछे जाए तो बेसिक है, बहुत इजी चीजें मगर पढ़नी जरूरी होती है। तो बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो आपका यहाँ पूछा हुआ है, ये कावेरी जो है ये क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। तो कावेरी क्या है? ये पर्टिकुलर है। ठीक है, कावेरी जैसे कावेरी रिवर है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? ये आपका 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जगह की चीज के बारे में बता दिया, जैसे इंडिया गेट बोल दिया तो ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाती है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 79 देखिए, अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो आपको बताना है क्या विशेषण है। अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है। तो बताइए जो आपका ये रेखांकित किया हुआ है अत्याधुनिक, ये कैसा विशेषण है? गुणवाचक है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। तो बताइए 79 का राइट आंसर क्या है? 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुणवाचक। तो ये गुण बता रहा है ना, कैसी तकनीक है? अत्याधुनिक। ठीक है, तो गुण बता रहा है तकनीक कैसी है? अत्याधुनिक। तो ये आपका कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 80 देखिए, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो इसमें धीरे धीरे क्या है? ठीक है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 80 का राइट आंसर क्या है? 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, रीतिवाचक अव्यय। तो इसका मतलब क्या होता है? रीतिवाचक अव्यय में क्या होता है? जो चीज कोई होने का तरीका बताए, कि उसकी विधि बताए कि कैसे हो रही है। तो घड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है, तो तरीका बता रही है ना कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो ये कैसा है? रीतिवाचक अव्यय है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो हिंदी के क्वेश्चन भी हो गए, हमारे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन तो बहुत ही जो है वाइड कर दिया सिलेबस को, हर एक जगह से जो है आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, मगर ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ना सब भी पड़ेगा आपको। अब ऐसे पता होता है कि हाँ हिमाचल जीके के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, मगर यहाँ कुछ भी नहीं पता। तो सबके लिए एकदम ब्लाइंड गेम है ये, आपको पढ़ना सब कुछ ही पड़ेगा और हर चीज में माहिर होना पड़ेगा। और ऐसा है सब कुछ कर दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बताया सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे, मगर फेयरली एग्जाम होना चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो डिजर्विंग है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। और इतने सालों से हिमाचल में आपको पता है धांधली चले आती। अब उम्मीद तो ये करते हैं ये जो आपका एग्जाम होने वाला है पूरी ईमानदारी से हो, और जो बच्चा जिसने अच्छी मेहनत करी है, सच्ची मेहनत करी, उसी की सिलेक्शन हो। वैसे मेहनत तो काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो अपॉर्चुनिटी अब मिल गई है। 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है और बहुत अच्छा एग्जाम करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आगे भी और भी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। तो नीचे हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने हमारे ऐप में भी बना रखी है, ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ HRTC कंडक्टर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। तो सब कुछ हमारे ऐप में है। बाकी अगर आपको फ्री में चाहिए होगा तो यूट्यूब में मैं चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रीजनिंग देखिए 81 है, पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू। तो देखिए पेन जो है पोएट को है, तो पोएट किससे लिखता है? पेन से लिखता है। वैसे ही जो नीडल है वो कौन यूज करेगा? थ्रेड, बटन, स्विंग या टेलर? तो कौन यूज करेगा? टेलर करेगा। ठीक है, तो नीडल कौन यूज करेगा? टेलर यूज करेगा। टेलर नीडल यूज करेगा, पोएट पेन यूज करता है। तो रीजनिंग का पहला राइट आंसर क्या है? इसका टेलर आएगा।
चलिए 82 देखते हैं। इसमें एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको बस बताना है यहाँ पर जो टर्म है वो कौन सी आएगी। ठीक है, सीक्वेंस दे रखा है हमारे सामने, जैसे दे रखा है बी सी बी। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है डी ई डी, तो डी डी आ रहा है, फिर एफ जी एफ आ रहा है। ठीक है, तो बी से डी कैसे आया होगा, सी देखिए एक छोड़ के डी आ गया, फिर डी से एफ कैसे होगा, ई छोड़ के जो है एफ आ गया, फिर अगला क्या है एच दे रखा है। ठीक है, एच कैसे होगा एफ जी एच, जी को छोड़ के एच आ गया, तो एच के बाद क्या आएगा एच आई जे, तो आई छोड़ के जो है जे आएगा, तो जे आपका दो जगह दे रखा है, तो इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब बीच में देखिए सी के बाद ई आया, फिर एफ जी आया, फिर आई आया, फिर आपको बताना क्या आएगा बीच में। ठीक है, सी के बाद डी आता है, फिर ई आया, फिर ई के बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ आता है जी एच आई जे के। ठीक है, के आएगा, तो देखिए सी के बाद डी छोड़ के ई आया, ई के बाद एफ छोड़ के जी आया, जी के बाद एच छोड़ के आई आया, आई के बाद जे छोड़ के के आएगा, तो कौन सा जे के जे ही बनेगा इसमें। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस सीरीज बतानी थी आगे क्या आएगा। अब देखिए फिर से एक सीरीज देखिए, इसमें बताना आपको क्या आएगा। जैसे 3 और 4 के बीच में गैप कितना है 1 है, 4 से 7 के बीच में कितना गैप है 3 का गैप है, 7 से 8 के बीच में 1 का गैप है, 8 से 11 के बीच में 3 का गैप है, 11 से 12 के बीच में 1 का है, तो अगला गैप कितना होगा 3 का होगा, तो 12 + 3 15, यहाँ 15 आना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, फ्री के नंबर है, पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, रीजनिंग का बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग सानिया, आमिर से शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई ब्रदर, हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। तो इंग्लिश में तो हर कुछ हो गया, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, इजीली आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सोनिया का परिचय देते हुए आमिर ने कहा, ठीक है एक आमिर है, ठीक है यहाँ लिख लेता हूँ आमिर, एक आमिर है, एक आपका सोनिया होगी, ठीक है सोनिया है, तो सोनिया का परिचय देते हुए आमिर ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते, तो इसकी एक मदर होगी, ठीक है मदर है कि इकलौते भाई, तो इकलौता भाई ब्रदर लिख लेते हैं, कि इकलौती भतीजे की पत्नी है, तो इसमें इकलौता भतीजा कौन हो गया, ये मेरी माँ के इकलौते भाई, ठीक है इकलौता भाई हो गया, उसके इकलौते भतीजा, तो भतीजा कौन होगा इकलौता, वो उसकी बहन का बेटा यानी आमिर ही होगा। ठीक है, तो आमिर ही है, उसकी पत्नी है, तो आमिर की पत्नी है सोनिया, तो इसका राइट आंसर वाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सा है ये, इसमें आपको बस ये सेंटेंस पढ़ना है क्या क्या बोल रहा है, वैसे थोड़ा बना देना, जैसे आमिर के ये है मेरे माँ के, ठीक है आमिर बोल रहा है मेरी माँ, तो आमिर की माँ होगी, उसका भाई हो गया, उसका इकलौता भतीजा कौन होगा वो आमिर ही होगा, उसकी पत्नी है तो वो सोनिया है, तो वाइफ हुई। कैसे रिलेटेड है, हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर, तो वाइफ है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स व्हेन हीना वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड द लेफ्ट शी बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो इसमें देखिए एक रो है, ठीक है रो ही बना देता हूँ, 16 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 हो गए। अब बोल रहा है कि लेफ्ट से अगर 2 प्लेस वो खिसकती है, ठीक है शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट देन शी बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है 7वीं बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है, ठीक है 7वीं पोजीशन में है ना, जब वो 2 खिसकती है, ठीक है यहाँ से 1 और 2 2 खिसकी होगी, तो पूछा राइट से उसकी अर्लियर पोजीशन कौन सी है, तो ये पोजीशन बतानी है आपको यहाँ से, ठीक है राइट से, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया, बस खत्म कहानी। 85 का आंसर ऑप्शन बी है, 8 पोजीशन है राइट से पहले उसकी। ठीक है, अब देखिए अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू द ईस्ट देन ही टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर दैट ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर आफ्टर दिस ही टर्न्स। तो ये आपका सिंपल है, इसमें क्या करना होता है नॉर्थ लिखो, ठीक है नॉर्थ लिख दिया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया, तो ये मान लीजिए उसकी प्रेजेंट लोकेशन है। अब वो जा रहा है कहाँ जा रहा है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो 1 किलोमीटर ईस्ट को जाएगा, ठीक है 1 किलोमीटर चले गया ईस्ट को, देन ही टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ गया कितना गया 5 किलोमीटर चले गया, ठीक है 5 किलोमीटर यहाँ चले गया, फिर बोल रहा है आफ्टर दैट ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और चल गया यहाँ को, फिर बोल रहा है आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, अब यहाँ को गया कितना 9 किलोमीटर चल गया, तो पूछ रहा है हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए ये 1 था नीचे 2 था, तो ये वाला कितना होगा ये भी 2 होगा, ठीक है तो टोटल कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए 5 है तो ये भी 5 होगा और ऊपर पूरा 9 था, तो 9 में से 5 गया 4, तो ये 4 बचा, ठीक है तो प्लस 4 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा इसके स्क्वायर की, ठीक है x के स्क्वायर के बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम है आपका, ठीक है पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी और ये वाली हमने निकाल दी, एक 3 है एक 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 + 16 25 होता है, ठीक है और यहाँ पर आपको x स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी, तो रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपका 5 होगा, ठीक है
तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 86 का राइट आंसर क्या है? 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 87 देखिए, व्हाट विल द एंगल बिटवीन द हॉर हैंड एंड मिनट हैंड इफ द क्लॉक शोज टाइम 8:30 PM। तो आपको बताना है एंगल बताना है। जैसे एक घड़ी है, देखिए घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, थोड़ी बना देते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। अब ये घड़ी है, इसमें टाइम क्या हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। तो 8 का होगा, ये आपका 7 है, देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो 8:30 मतलब जो छोटी हैंड है वो यहाँ होगी और ये बड़ा हैंड यहाँ होगा। तो ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं देखूँ ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल आपका पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी एक पार्ट कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ये 30 हो गया, ये भी आपका 30 हो गया, यहाँ पर आपके बीच में है घड़ी तो 15 डिग्री। तो 30 + 30 + 15 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का जो है एंगल होगा, ठीक है, 8:30 पे। नेक्स्ट देखिए, अब कोड दे रखा है, मूवमेंट जो है आपका इस तरह कोड किया जाता है, आपको पता है थर्मो किस तरह कोड होगा। तो देखिए मूवमेंट लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर, MOMENT। इसे कोड कैसे किया गया है? OMOCPR। अब आपको बताना है THERMO, इसको कैसे कोड करेंगे। तो देखिए M से O जाने के लिए अगर आप देखोगे तो ABCD भी लिख दो यहाँ पर, आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं कहीं पर लिखनी हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, पूरी ABCD लिख दी मैंने। अब देखिए M से O जाने के लिए, M से O जाने के लिए आपने +2 किया, ठीक है, +2 किया, M से O जाने के लिए +2 किया। तो वैसे ही T से 2 बढ़ाओगे, T से 2 बढ़ाओगे क्या आएगा? V आ जाएगा, यहाँ V आएगा। अब O से M जाने के लिए आपने -2 किया, देखिए O से M पीछे जा रहा है तो -2 किया, तो H से 2 पीछे जाओगे क्या आएगा? F आएगा, ठीक है, F आ गया। वैसे ही M से O गया, मतलब E से आपको 2 बढ़ाना है, तो E के बाद 2 बढ़ा के G आता है, G आ गया। फिर E से 2 पीछे जाओगे, C आया। तो वैसे ही R से 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा? P आएगा। फिर देखिए N से 2 बढ़ाओगे तो P आ रहा है, तो M में 2 बढ़ाओगे तो O आएगा। अब O से पीछे जाना है, T से पीछे गए तो क्या आया था? R आया था। तो O से पीछे जाओगे 2 तो क्या आएगा? M आएगा। तो VFGPOM, ठीक है, VFGPOM तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे इसको डिकोड करना था आपने। अब देखिए जनवरी 1 2007 को मंडे है, तो पूछ रहा है कि आपका जनवरी 1 2008 को क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, जब भी आपका साल बढ़ता है वैसे आप देखोगे कि हाँ लीप ईयर है, मैं लीप ईयर इसमें आया नहीं, अगर फरवरी वाला महीना होता तब लीप ईयर हम काउंट करते। तो कुछ नहीं करना, जैसे 2007 से 2008 में गया तो एक बढ़ाना है आपने, ठीक है, 2008 में गया, ट्रिक होती है, अगर मंडे था 2007 में तो एक बढ़ा दो, कितना? ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो उसी तारीख को 1 जनवरी दे रखा है, तो 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? ट्यूसडे, एक दिन बढ़ा देना, ट्यूसडे होगा। तो इसका राइट आंसर मंगलवार है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लीप ईयर काउंट होता तो 2 प्लस करते, तो वेडनेसडे कर देते, मगर फरवरी का मंथ नहीं है। वहीं पर अगर यहाँ पर लिखा होता 1 जून 2007 से लेके 1 जून 2008, तो उसमें फरवरी वाला आ जाता आपका 2008 का, तो लीप ईयर था वो, तो आपको वहां पर जो है 2 ऐड करने पड़ते हैं, मगर वो नहीं आया तो इसलिए एक ही ऐड करना है, ठीक है। 89 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 90 का, इन इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन थर्ड प्लेस। तो आपको बताया थर्ड प्लेस में कौन सा आएगा। तो देखिए सब में MON तो दिया हुआ है, MON MON MON, ठीक है। फिर उसके बाद A दे रखा है, तो A वाले फर्स्ट और 2 हो गए, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट सेकंड कर दो इसको, क्योंकि A है। अब यहाँ देखिए E दे रखा है, E दे रखा है, तो ये आपका अगला लेटर देखेंगे, T और Y में पहले कौन आता है? T आता है, तो ये आपका थर्ड में होगा और ये फोर्थ में होगा, तो इसका राइट आंसर C है। तो अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, तो थर्ड नंबर पे मोनेटरी आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा ऑप्शन सी। अब हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। अ मैन इज 25 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of the son. तो इसमें कहना चाहता है, एक आदमी है जैसे मैन है, उसकी जो एज है वो सन की एज प्लस 24 है, यानी जो उसकी सन है उसमें 24 ऐड करोगे उसके बराबर है, ठीक है। अब मैन इज 25 years older than his son, यानी 24 साल बड़ा है, तो मैन की एज जो है वो सन की एज प्लस 24 है। दूसरी क्वेश्चन आपको बनानी है, इन 2 years यानी 2 साल बाद, तो सन की एज में 2 ऐड कर दो और जो मैन है उसकी एज में भी 2 ऐड कर दो। ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी उसकी सन की एज का ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको खोल दो सेकंड वाली को, 2s प्लस 4 हो गया इक्वल टू m प्लस 2। तो यहाँ देखिए m की वैल्यू तो हमने निकाली थी, m की जो इक्वेशन थी, m की वैल्यू क्या है? s प्लस 24, तो बस यहाँ पुट करना है 2s प्लस 4 है, यहाँ पर क्या पुट करना है? m की जगह s प्लस 24
+2 है तो यहाँ पर 6 ही कर दो, ठीक है, सीधा ऐड कर दो, 26 हो जाएगा। अब यहाँ s 1 है 2 है, यहाँ जाएगा माइनस करेगा तो s बचेगा, 26 में से 4 गया तो 22 बचा, तो सन की एज कितनी है 22 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब बस लेफ्ट हिमाचल एट 13:15 ऑन फ्राइडे एंड रीच जयपुर एट 7:30 ऑन सैटरडे, द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वॉज। तो आपको बताना है ड्यूरेशन कितनी है उस जर्नी की। तो देखिए 13-15 लिखा है, इसका मतलब एक जो आपका दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, तो 13 घंटे 15 मिनट तो चले गए, तो जैसे एक बार 14 घंटे माइनस कर दो 24 में से, तो कितने बचे 10 घंटे। तो यहाँ पर आपके 45 है, तो 10 घंटे 45 मिनट, ठीक है, 10 घंटे और 45 मिनट बचे। तो 13 घंटे और 15 मिनट माइनस करोगे 24 घंटे में से, तो इतने बचेंगे। फिर अगले दिन कितने 7:30 यानी सुबह के 7:30 में पहुंचता है, तो 7 घंटे और 30 मिनट आपको इसमें ऐड करना है। तो देखिए 45 में 30 ऐड करोगे 75 हो जाएगा, हमारे 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो यहाँ आपको 15 ही लेंगे, 1 घंटा हम ऊपर यहाँ बढ़ा देंगे। तो 10 + 7 17 + 1 18, तो 18 घंटे और 15 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो इस जर्नी में टोटल 18 घंटे और 15 मिनट उसे लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो आपको बताना है एरिया, बताना है एक स्क्वायर का, उसका डायगोनल हमें दे रखा है। तो डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका डायगोनल ये होता है डायगोनल, ये हमें बता रखा है कितना है 4√2। अब पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, ये जो साइड है स्क्वायर की वो बराबर होती है, तो ए और ए सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड, जैसे ये वाली साइड ली फिर दूसरी ली, ए का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा 4/√2 के स्क्वायर के, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2a स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, अब इसको खोल दो, 4 का जब आप स्क्वायर करोगे 16 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, तो 16 × 2, ठीक है, √2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो ये आपको 32 हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 32। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, और a की वैल्यू आपकी जब वहाँ ले जाओगे तो 4 आएगी, तो a की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल दी 4, क्योंकि इसने हमें बता रखा था कि डायगोनल इतना है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने a की वैल्यू निकाल दी। अब एरिया बताना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 4 × 4, तो वो कितने होगी 16, तो 16 इसका राइट आंसर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 180 and 6 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द अदर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फ्री का नंबर है। जब भी आपको बोले एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का जो है वो दे रखा है और एक नंबर बता रखा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होगा, पहले एक नंबर इंटू दूसरा नंबर, जो भी दूसरा नंबर होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है वो कितना है 180 × 6, और पहला नंबर बता रखा हमें एक 30 है, दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है उसको x मान लेते हैं, तो बस यहीं से काट दो। 30 जब इधर जाएगा 30 मान लीजिए इधर चलेगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई होता है वहाँ डिवाइड में चल जाएगा, 0 से 0 काटो, ये आपका आ जाएगा 6, तो 6 × 6 कितना हो गया, x की वैल्यू होगी 36। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 36 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the perimeter of the circle is equal to that of the square, then the ratio of their area। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पेरीमीटर बता रखा है सर्कल का, जो कि बराबर है पेरीमीटर स्क्वायर के। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr फॉर्मूला होता है, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला 4a होता है, ठीक है। जो स्क्वायर है उसकी साइड हमने 4a मान ली, ठीक है, एक साइड a मान ली तो 4 साइडें होती है, तो 4a उसका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है तो इसका बाहर वाला जो ये होता है एरिया, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला जो आपका ये एरिया है, वैसे सर्कल का सर्कल ऐसा होता है, तो बाहर वाले का 2πr है, ठीक है, रेडियस होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब बोल रहा है रेशियो बताना है उनके एरिया का, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², वहीं जो स्क्वायर होता है उसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, जैसे ये 1 से गया 2 से गया, तो a की वैल्यू आ गई πr/2, ठीक है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो, ये आपका πr स्क्वायर है और a जो है स्क्वायर है, यानी ये a की वैल्यू πr स्क्वायर है, तो π² प्लस r²/4, ठीक है। तो a का स्क्वायर ही कर दिया, ये a की वैल्यू थी, a का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पाई से स्क्वायर, यहाँ पर पाई से कट गया, यहाँ स्क्वायर r² है, ये r² कट लिया, तो ये क्या बचा आपका 22/7 है और 4 है, ठीक है, 4 यहाँ आ गया और पाई यहाँ पर है, तो पाई की वैल्यू डाल दो 4 22/7, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 4 7 से कितना होता है 28 होता है, और ये 22 हो गया, इसको काटोगे तो ये आएगा 14 और 11, तो 11 14 और 11 इसका राइट आंसर है, ठीक है, 14 और 11 इसका राइट आंसर है, यानी 14:11 इसका राइट आंसर, 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इजी क्वेश्चन है।
96 देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी मेड एक रेशियो 2, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो कहना चाहता है एक 60 लीटर का जो है आपका मिक्सचर है, उसमें मिल्क भी है और आपका जो है वाटर भी है, किस रेशियो में है, 1:2 में, ठीक है, 2:1 में है, 2:1 में है। तो 2:1 का मतलब क्या होता है, जैसे 60 लीटर है तो इनटू आपको अगर जो है मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है तो 2 जो रेशियो दे रखा है मिल्क का 2 है, टोटल कितने हैं 2 + 1 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना आएगा 20 यानी 40, 20 × 2 40। तो जो रेशियो है उसमें मिल्क है 40 लीटर और वाटर कितना बचा, 60 में से 40 गया तो 20 लीटर, तो इतना आपका जो है उसमें वाटर है। अब आपको इस रेशियो को बनाना है 1:2 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कितना वाटर ऐड करोगे, तो देखिए 20 में अगर 60 ऐड करोगे, 20 में अगर 60 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, वहीं आपका मिल्क तो उतना ही है, तो वाटर 20 था, 60 ऐड किया 80 हो गया। अब इसका रेशियो देखो 1:2 ही बन रहा है, ठीक है, 40 और 80 का 1:2 ही बन रहा है, तो 60 लीटर आपको बस ऐड करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है, the two trees standing each erect on a plane surface having a height of 6 and 11 meter respectively. If the distance between the bottom of the both trees is 12 meter, then what is the distance between the top tip of the stem? तो कहना चाहता है दो पेड़ हैं, एक पेड़ ये रहा, दूसरा पेड़ ये रहा, ठीक है, और इनके बीच का आपको डिस्टेंस भी बता रखा है, एक पेड़ 6 मीटर की हाइट है, एक की 11 मीटर की, और डिस्टेंस है 12 मीटर का। तो पूछ रहा है ये जो उनका टॉप है उसका जो आपको डिस्टेंस है वो बताना है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम में लिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पाइथागोरस बन जाएगा, ये 12 ही होगा आपका, नीचे बता रखा है। अब ये 6 है यानी ये 6 है, तो 11 में से 6 गया कितना बचा, 5, ठीक है, 5 बचा, तो बस 12 और 5 आपकी दो साइड निकल गई है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, x जो आपका हाइट हमें निकालनी थी, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना होता है 169 होता है, बस इसका रूट करना है आपको, x स्क्वायर के बराबर था तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है, तो 13 मीटर इसका राइट आंसर है, 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड ग्रेनरी ऑफ 12 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर इफ ईच बैग ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.48 मीटर। तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना था, अब तो मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक आपका जो है बता रखा है हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड ग्रेनरी, तो एक क्यूबॉइड ग्रेनरी है उसका आपको बता रखा है कि क्या डायमेंशन है, उसमें कितने बैग जो है वो आ जाएंगे, बैग का जो स्पेस है वो भी बता रखा है। तो पहले टोटल स्पेस निकाल दो, 12 जैसे 6 × 5 करोगे 30 आएगा, 30 को 12 से इंटू करोगे 360 आएगा, ठीक है, 360 आएगा, इसको बस डिवाइड करना है इस स्पेस से, आपको पता जाए कितने जो है ग्रेनरी आएगी। तो 0.48 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 ऊपर आ जाएंगे पॉइंट को हटाने के लिए, बस इसको आपको काटना है, ये जैसे 24 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया 9 हो गया, 3 3 9 होता है, 3 4 तो ये 3000/4 आ गया। अब इसको काटो, ये 2 हो गया, 1500 हो गया, 1500 को जब आप 2 से काटोगे तो 750 आएगा। तो बस आपको डिवाइड ही करना था, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, पूरा एरिया स्पेस आपको पता लग जाएगा, उसको इससे डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 99 देखते हैं। सुमन एंड लता वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days. If Lata can complete the same task in 12 days, then how many days will Suman take to complete the task? तो देखिए सुमन और लता अगर इकट्ठे काम करें तो 8 दिन में काम खत्म हो जाता है, लता अगर अकेले करे तो 12 दिन में काम खत्म होता है। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, टोटल वर्क हमें पता लग जाएगा, इसके एलसीएम 24 आएगा, ठीक है, तो 8 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 24 को 8 से डिवाइड करो 3 उनकी एफिशिएंसी हुई। लता की एफिशिएंसी कितनी हुई, वो 12 दिन में कर रही है, टोटल जो है 24 है, तो 24 में से 12 को डिवाइड करो, उसकी एफिशिएंसी 2 है, यानी एक दिन में 2 यूनिट वो वर्क करती है, ठीक है। तो बस अब हम सुमन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे, सुमन और लता की 3 एफिशिएंसी है, लता की 2 है, -2 कर दो तो सुमन की 1 हो गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 24, मैंने आपको बताया एलसीएम लेके 20 वर्क का 4 टोटल वर्क है, उसको एफिशिएंसी कितनी है सुमन की 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 24 ही आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 24 है। नेक्स्ट देखिए, अब है एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 23 रन्स। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 113 रन्स, फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। तो देखिए 11 प्लेयर हैं जिन्होंने 23 रन एवरेज मारे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23 23, तो
3523, ठीक है, 253 आ जाएगा, 253 आ गया, टोटल रन्स इतने हैं। अब इसमें से आपको एक प्लेयर के जो रन है वो माइनस करने हैं, 113 एक प्लेयर के रन है, तो 0 आया, 4 आया, 140, तो बाकी 10 प्लेयर के जो रन है वो 140 है। अब इसका एवरेज बताना था 10 प्लेयर का जो बचे हुए हैं, तो 140 को 10 से डिवाइड करो, कितना है, 0 से 0 कटा 14, इसका राइट आंसर है। तो जो एवरेज रन 10 प्लेयर ने मारे होंगे एक प्लेयर को हटा के, तो वो कितने 14 रन हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कुछ ऐसा ही टाइप का पेपर आपका आने वाला है एग्जाम में, ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, मगर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत वास्ट जो है आपका सिलेबस रखा है इन्होंने। बाकी अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को इतने रखता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ नहीं पसंद आएगा तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और अगर हिमाचल में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिल जाएगी। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, अगली बार कोई और अच्छा सा मॉक टेस्ट लेके आएंगे HRTC कंडक्टर का। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।